आदाब, नमस्कार। आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर इस्तकबाल है, स्वागत है। आजकल मैं आपको साहिर लुधियानवी की किताब नए अदब के मेहमान देवेंद्र सत्यार्थी सुना रहा हूँ। आज इस किताब की चौथी किस्त सुनिए। चौथी किस्त। प्रीतनगर से वापस आकर मैंने लाहौर में रिसाले अदब लतीफ़ के अदारे में मुलाजमत कर ली। सत्यार्थी अपना बेशतर वक्त मेरे साथ गुजारने लगा। हर रोज़ सुबह सवेरे वो मुझे बिस्तर से उठा देता और रात गए तक मेरे साथ घूमता रहता। कभी कभी जब उसकी तबीयत लहर पर होती तो वो मुझे पंजाब के देहाती गीत सुनाने लगता। ऐ जहेज़ में शीशम का संदूक लेकर जाने वाली, तेरा ब्याह किस गांव में हुआ है? आग जलाकर आंखों में धुआं पड़ जाने के बहाने रोती हूँ। मोहब्बतों के दुख बहुत बुरे होते हैं। गीत सुनाते सुनाते वो खामोश हो जाता और कहता, चाहे मेरी इक्तिसादी हालत कितनी ही बुरी क्यों ना हो, लेकिन मैं अजीम आदमी हूँ, इसमें क्या शक है? मैं जवाब देता। वो मेरे कंधे पर हाथ मारकर हंसने लगता और कहता, तुम भी अजीम आदमी हो। उसने तमाम कॉलेजों और हॉस्टलों में अपने अड्डे बना रखे थे। हर रोज़ वो किसी न किसी हॉस्टल में चला जाता और बैठा गप्पे हाँकता। तुलबा उसे बड़े इश्तियाक और एहतराम से मिलते, चाय पिलाते, खाना खिलाते और अगर सत्यार्थी रजामंद होता तो उसे अपने साथ सिनेमा भी ले जाते। एक दोपहर जब मैं अपने दफ्तर में दाखिल हुआ तो एक खुशपोश नौजवान पहले से मेरा मुंतज़िर था। मैं देवेंद्र सत्यार्थी हूँ, उसने कहा। मेरी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। दाढ़ी मुंह साफ और सर पर कॉलेजिन कट के मुख्तसर से बाल। ये देवेंद्र सत्यार्थी को क्या हुआ? मैंने सोचा। बैठो, उसने मुझे हैरान खड़े देखकर कहा। मैं बैठ गया। थोड़ी देर हम दोनों खामोश बैठे रहे। फिर मैं उससे अपने साथ करीब के एक होटल में ले गया। जब बॉय चाय लाया तो मैंने पूछा, तुमने आखिर ये वजह गम क्यों बदल डाली? यूं ही, वो बोला। ये तो कोई जवाब ना हुआ। मैंने कहा, आखिर कुछ तो वजह होगी। वजह दरअसल ये है, वो बोला, कि मैं इस हैयत से तंग आ गया था। पहले पहल जब मैं गीत जमा करने निकला था तो मेरी सूरत ऐसी नहीं थी। उस वक्त मुझे गीत इकट्ठे करने में बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता था। लोग मुझ पर भरोसा नहीं करते थे। लड़कियां मेरे करीब बैठते हुए हिचकिचाती थीं। फिर मैंने दाढ़ी और सर के बाल बढ़ा लिए और बिल्कुल सन्यासियों की सी शक्ल बना ली। इस हैयत ने मेरे लिए बहुत सी आसानियां पैदा कर दी। देहाती मेरी इज्जत करने लगे। लड़कियां मुझे दरवेश समझकर मुझसे तावीज़ मांगने लगी। मैंने देखा अब उन्हें मेरे करीब आने में झिझक महसूस नहीं होती थी। मैं घंटों बैठा उनसे गीत सुनता रहता। अब मुझे भीख भी बआसानी मिल जाती थी और बिला टिकट रेल का सफ़र करने में भी सहूलत हासिल होती। आहिस्ता आहिस्ता दाढ़ी और जटाएं
मेरी शख्सियत का जुज़ बन गई। फिर मैंने पूछा, फिर मैं शहर आ गया, वो बोला, और मजमून निगारी पर गुज़रे औकात करने लगा। मैं दूसरे अदीबों को देखता तो उन्हें एक दूसरे से इंतहाई बेतकल्लुफ़ पाता। तमाम वक्त वो एक दूसरे से हंसते खेलते और मजाक करते रहते, लेकिन यही लोग मुझसे बात करते तो उनके लहजों में तकल्लुफ़ आ जाता। मुझ में और उनमें ताज़ीम का एक मस्नूई सा पर्दा हायल हो जाता। मुझे यूं महसूस होता था जैसे मैं उनके दिलों से बहुत दूर हूँ। आम लोग भी जब मेरे सामने आते तो मुअद्दब हो बैठ जाते, जैसे वो किसी देवता के सामने बैठे हो, अपने से बुलंद और मुख्तलिफ हस्ती के सामने। फिर मैंने कहा, आम मर्दों की निगाह पड़ते ही लड़कियों के चेहरों पर सुर्खी दौड़ जाती, उनके गाल तमतमा उठते, लेकिन जब मैं उनकी तरफ देखता तो उनके आरिस का रंग वही रहता। वो फैसला न कर सकती कि मैं उनकी तरफ पिदराना शफकत से देख रहा हूँ या आशिकाना वारफ्तगी से। मैं इस जिंदगी से तंग आ गया था। वो बोला, मैंने फैसला कर लिया कि मैं अपनी इस हैयत को तब्दील कर दूंगा। मैं देवता नहीं हूँ, इंसान हूँ। मैं इंसान बनकर रहना चाहता हूँ। फिर मैंने आखिरी बार कहा, फिर मैं इस वक्त तुम्हारे सामने बैठा हूँ। क्या मेरी हैयत आम इंसानों की सी नहीं है? है, और बिल्कुल है। मैंने कहा, लेकिन एक बार बताओ, हज्जाम ने तुमसे क्या चार्ज किया? 5 रुपए। सत्यार्थी ने कहा, लेकिन तुम ये क्यों पूछ रहे हो? यूं ही। मैंने कहा, और फिर हम दोनों मुस्कुराने लगे। शायरा ने सुना तो हैरान रह गई। मैं सत्यार्थी जी को इस नए रूप में एक नज़र देखना चाहती हूँ, क्या आप उन्हें यहाँ ला सकेंगे? उसने मुझसे पूछा। मैं कोशिश करूँगा, मैंने जवाब दिया। अगले दिन मैंने सत्यार्थी को बताया कि शायरा उससे मिलना चाहती है। सच? उसने आंखें फाड़ते हुए पूछा। सच? मैंने कहा, तो फिर कब चलोगे? कल किसी वक्त आ जाना, मैं घर पर ही रहूँगा। बहुत अच्छा, उसने कहा। अगले दिन सुबह ठीक 5:45 बजे उसने मुझे बिस्तर से उठा दिया। तुम रात को सोए भी थे या नहीं? मैंने पूछा। यार एक बात बताओ, उसने बड़े राजदाराना अंदाज में कहा। मैं शायरा की तस्वीर लेना चाहता हूँ, क्या वो रजामंद हो जाएगी? वहीं तो चल रहे, पूछ लेना। मैं कैमरा लेता आया हूं, वो बोला। बहुत अच्छा किया। दुश्मन के घर बगैर हथियार नहीं जाना चाहिए, मैंने कहा। सत्यार्थी को देखते ही शायरा खिल उठी। अरे आप तो बिल्कुल नौजवान हैं, वो बोली। सत्यार्थी कुछ कहना चाहता था, लेकिन ऐन उसी वक्त शायरा का पति कमरे में दाखिल हो गया। आपने इन्हें पहचाना? ये देवेंद्र सत्यार्थी हैं, शायरा ने कहा। शायरा के पति ने सत्यार्थी को सर से पैर तक घूरा, फिर उसके करीब बैठकर आहिस्ता आहिस्ता बातें करने लगा। सत्यार्थी ने कहा, मैं आप दोनों की तस्वीरें लेना चाहता हूँ। तस्वीर? तस्वीर क्या कीजिएगा? शायरा ने मुस्कुराते हुए पूछा। अपने एल्बम में लगाऊंगा। मैंने सब अदीबों की तस्वीरें जमा कर ली हैं। आपको शायद मालूम नहीं, शायरा ने अपने शौहर से कहा।
सत्यार्थी जी बहुत अच्छे फोटोग्राफर हैं। मैं बहुत अच्छा अफसाना निगार और शायर भी हूँ। सत्यार्थी ने कहा। शायरा झेप गई। तो फिर बताइए। सत्यार्थी बोला, मैंने सब अदीबों की तस्वीरें ली हैं, आप इनसे पूछ लीजिए। शायरा के पति ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तो आप जानते हैं, अदब से कोई सरोकार नहीं। अदब से ना सही, अदीबा से तो है। सत्यार्थी ने कहा, आपकी इजाज़त के बगैर मैं तस्वीर कैसे ले सकता हूँ? मैंने इन्हें हर बात की इजाज़त दे रखी है। शायरा के पति ने कहा, तो फिर आप दोनों चलिए। कहाँ? शायरा बोली, छत पर। सत्यार्थी ने कहा, वहाँ लाइट मिल सकेगी। सब लोग छत पर चले गए। सत्यार्थी कोई 2 घंटे तक शायरा और उसके पति की तस्वीरें उतारता रहा। 3 तस्वीरें उसने शायरा की उसके पति के साथ ली और 7 तस्वीरें अलग। बाहर निकलकर उसने मुझसे कहा, मैंने तीनों तस्वीरों में शायरा के पति को उससे ज़रा फासले पर रखा है ताकि शायरा की तस्वीर का अलग प्रिंट निकालने में आसानी रहे। इस तरह 1 महीना गुजर गया। हर दूसरे तीसरे दिन सत्यार्थी शायरा की तस्वीर का एनलार्जमेंट बनाता और आकर मुझसे कहता, चलो ये एनलार्जमेंट उसे दे आए। एक दिन सत्यार्थी ने शायरा से कहा, मैं आपकी कुछ और तस्वीरें लेना चाहता हूँ। और तस्वीरें क्या कीजिएगा? शायरा ने मुस्कुराते हुए कहा, उस दिन इतनी बहुत सी तस्वीरें तो आप ले चुके हैं। आप मुझे कोई ऐसा वक्त दीजिए जब आपके पति घर पर ना हो। वो किस लिए? दरअसल बात यह है, सत्यार्थी ने कहा, और फिर वो लायलपुर के मजिस्ट्रेट और किसानों का किस्सा सुनाने लगा। तो माफ़ कीजिए, उसने पूरा किस्सा सुनाने के बाद कहा, आपके पति के सामने आपका फ़ोटो लेना भी बिल्कुल ऐसा ही है जैसा थानेदार के सामने किसान नचवाना। शायरा का पति दूसरे कमरे में सारी बातें सुन रहा था। वो सत्यार्थी पर बहुत खफा हुआ, साथ ही साथ शायरा पर भी बिगड़ा। अगले दिन शायरा ने मुझे दफ्तर में रुक्का भेजकर बुलाया और कहा, आप जानते हैं, मेरी ज़िंदगी बड़ी मजबूर किस्म की ज़िंदगी है। सत्यार्थी जी ने उस दिन कुछ ऐसी बातें कह दी जिस पर मेरे पति सख्त नाराज़ हैं। आप सत्यार्थी जी से कह दीजिए, मेरे तस्वीरों के जो नेगेटिव उनके पास हैं, वो किसी के हाथ मेरे पति को वापस भिजवा दें। बहुत अच्छा। मैंने कहा, सत्यार्थी ने नेगेटिव वापस कर दिए। शायरा के पति ने कहा, आप इनकी कीमत ले लीजिए। सत्यार्थी की आंखों में जैसे खून उतर आया। मैं बहुत गरीब हूँ, ये सही है, लेकिन मैंने अभी तक फोटोग्राफी को ज़रिया माश नहीं बनाया। जब बना लूँगा तो इत्तला दे दूँगा। वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। फिर 2-3 माह तक मैंने उसकी सूरत नहीं देखी। तो ये थी इस किताब की तीसरी किस्त। कल फिर आऊँगा और आपको इसकी चौथी किस्त सुनाऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब।